जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करता है। लेक्चर में 29 चैप्टर 5 की केस स्टडी की आज हमने प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। शाबाश। कितने क्वेश्चन थे? 4 थे। कितने स्टूडेंट्स ने चारों क्वेश्चंस किए हैं अटेम्प्ट? चारों। गुड, शाबाश। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें। ओके, ये है जी आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन 13 है जी। सबसे पहले क्वेश्चन 13 है। रिक्वायरमेंट पढ़नी है। आइडेंटिफाई द एसिड प्रॉपर्टी दैट वाज नॉट प्रॉपर्ली इन्फोर्स्ड इन दिस सिचुएशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट। कह रहा बताएं एसिड में से कौन सी प्रॉपर्टी है। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है? डेटाबेस में प्रॉपर्टी। ओके, बताना है कौन सी वायलेट हो रही है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। उसका मतलब क्या याद है क्या? एसिड में ए से क्या बनता है? एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबल। शाबाश। फिर बी में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ करेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी वुड हैव चेंज्ड द आउटकम ऑफ द बैलेंस इंक्वायरी। कि जो भी प्रॉपर्टी है अगर करेक्टली इन्फोर्स हो जाए इससे क्या इंपैक्ट आता। रिक्वायरमेंट समझे। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? मुझे बताओ प्रॉपर्टी कौन सी वायलेट हो रही है। तो उसका मतलब है जो डेटाबेस के एक टिपिकल केस स्टडी का स्टाइल क्या है, स्टाइल ऑफ केस स्टडी, कि वो आपको कोई कंसेप्ट के बारे में बताएगा, किसी से उसकी वायलेशन करवाएगा और आपसे कहेगा बताओ इस कंसेप्ट, इस सिचुएशन के अंदर कौन सा कंसेप्ट वायलेट हो रहा है। और ये स्टाइल उसका सिर्फ लाजमी नहीं, ये इसी एसिड प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में नहीं है। आगे चल के आपको हो सकता है किसी कंपनी के बारे में सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बताए कि एक कंपनी, किसी भी कंपनी में डाटा को सिक्योर करने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है 10-12। फिर आपको कोई एक सिचुएशन दे दे जिसमें उनमें से किसी की वायलेशन हो रही और आपसे पूछे बताओ कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज की वायलेशन हो रही है, तो क्या बता सकेंगे? यानी गिवन सिचुएशन में से रेलिवेंट इशू आइडेंटिफाई करना, ये एबिलिटी वो बहुत से चैप्टर्स में टेस्ट करेगा आपसे। कौन सी एबिलिटी? डीएसआर के बहुत से चैप्टर्स में एक एबिलिटी आपसे टेस्ट करेगा। कौन सी एबिलिटी? गिवन सिचुएशन में से किसी भी रूल की वायलेशन आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा। ठीक है जी। चलिए फिर कह रहा है बताओ कि कैसे अगर उसको हम करेक्टली इन्फोर्स करते हैं तो कैसे वर्क करेगी ये। पहला स्टार्ट करते हैं। बीकन इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म इन कराची रन्स ए पोर्टफोलियो डेटाबेस एक्सेस्ड बाय ओवर 40 रिलेशनशिप मैनेजर्स एट द सेम टाइम। पोर्टफोलियो डेटाबेस है और कितने रिलेशनशिप मैनेजर उसको एक्सेस कर रहे हैं? 40। ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ इशारा है? Large volume of transactions. During a busy trading session, a relationship manager initiated a transaction to update the unit holdings of a large client after a fresh purchase. Large, ये बेसिकली क्या होता है? ये जो एसेट मैनेजमेंट फर्म क्या होती हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर समझे ब्रोकर होते हैं। अब अगर मैंने कई स्टॉक एक्सचेंज में कोई एसेट बाय करने हैं, जैसे शेयर्स बाय करने हैं, तो मैं डायरेक्टली खुद बाय नहीं कर सकता, फैसला मैं करूंगा, लेकिन मेरे बिहाफ पे ब्रोकर बाय करते हैं और बाज़ औक़ात हम ब्रोकर को अथॉरिटी दे देते हैं कि वही बाय करें। हम तो ज़ाहिर है मेन अपने टास्क में, मैं क्लास में बिजी हूँ, मुझे नहीं पता स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, तो ब्रोकर को मैं ये अथॉरिटी भी दे सकता हूँ मेरे बिहाफ पे खुद बाइंग सेलिंग कर ले, या मैं खुद भी, ब्रोकर का नंबर होता है व्हाट्सएप नंबर, मैं उसे कह दूंगा क्लास में आने से पहले भैया ये 1000 शेयर इस कंपनी के बाय कर ले। ब्रोकर मेरे बिहाफ पे फिर क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाय करता है, मेरा अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, मेरे अकाउंट में वो रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट मेंटेन होता है। अब वो मेरा अकाउंट में वो उसको बैलेंस उसे परचेज किया है आज के दिन में और वो उस बैलेंस को अपडेट कर रहा है, यानी उस परचेज को ऐड कर रहा है कि मेरे इस क्लाइंट का टोटल पोर्टफोलियो, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई। भाई समझ रहे ट्रांजैक्शन क्या चल रही है? ये बिल्कुल ऐसे समझे जैसे किसी बैंक अकाउंट में हमने पैसे जमा करवाए हैं और वो हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर रहा है, उसने पैसे ऐड किए। While the update was still in progress, another manager ran a balance inquiry for the same client and received an intermediate figure that did not reflect the complete purchase. 5 परचेजेस की थी,
2 परचेजेस फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड हो गई, तो वो उसने जो बैलेंस दिया वो मिडल बैलेंस था, ना तो बिफोर ट्रांजैक्शन था ना आफ्टर ट्रांजैक्शन था, वो एक टेम्परेरी बैलेंस था जो कि मिड ऑफ द ट्रांजैक्शन उसने सेलेक्ट कर लिया। The client later called to query the balance shown to the second manager, which differed from the figure confirmed after the transaction completed. क्लाइंट ने बाद में क्वेरी करने के लिए, क्योंकि बैलेंस जो था ना वो मिडल वाला, जैसे फर्स्ट कीजिए पहले बैलेंस था 100, ठीक है, हमने उसमें 100 शेयर्स खरीदे थे डिफरेंट कंपनीज के, हमने 2 मजीद कंपनीज के शेयर ऐड कर दिए, 5 एक कंपनी के 10 एक कंपनी के, तो हो गया 115। अब सिस्टम प्रोसेसिंग कर रहा था, 5 की प्रोसेसिंग कर दी, बाकी 10 वाली जिस कंपनी के शेयर 10 खरीदे थे उसकी वो प्रोसेसिंग कर रहा था, वो 2 तक पहुंची। तो साथ ही दूसरे मैनेजर ने क्वेरी रन की कि बैलेंस कितना है, तो बैलेंस आ गया 107, मिड वाला बैलेंस आ गया ना, यानी अभी ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुई। अब उसने फिर मुझे फोन करके पूछा सर आपके 107 शेयर है, तो मैं क्या कहूँगा ये बैलेंस ठीक है कि गलत? अच्छा, अगर मुझे कहता ना वो 100 शेयर्स है, मैं फिर भी इसको कह देता कि ठीक है, लेकिन इसमें आज की सेल्स परचेज शामिल नहीं है। वो कहता है 115 बैलेंस है, तो मैं क्या कहता? मैं कहता बिल्कुल ठीक बैलेंस है, इसमें आपकी परचेज भी शामिल है। उसने कहा 107, तो मैं क्या कहूँगा? टोटली गलत। ना तो ये बिफोर ट्रांजैक्शन वाला बैलेंस है, ना ही आफ्टर ट्रांजैक्शन वाला बैलेंस है। तो मुझे बताइए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होना चाहिए? जब कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही हो तो उसे सिंगल ट्रांजैक्शन के तौर पे प्रोसेस करना चाहिए कि दरमियान में प्रोसेसिंग, जैसे अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस 1 लाख है, मैंने 10,000 जमा करवाए, सिस्टम को क्या करना चाहिए? सिंपल 10,000 को एक ट्रांजैक्शन के तौर पे एज्यूम करके 1,10,000 बैलेंस शो कराना चाहिए कि पहले 1 लाख में 1 रुपये ऐड करे, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे, फिर 5 करे। डेटाबेस कैसे वर्क? बेसिक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन बताएं वर्किंग कैसे होनी चाहिए। जैसे अगर कभी 10,04,225 पे पहुंचा, तो कोई दूसरा अगर मैनेजर उस बैलेंस को चेक करना चाहते उसे 10,04,225 शो होना चाहिए? नहीं, या तो उसे शो होना चाहिए बिफोर बैलेंस 10 लाख, 1 लाख, या 1,10,000 आफ्टर वाला। ऐसे प्रोसेसिंग तो नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग पार्शियल में होनी चाहिए कि फुल हर ट्रांजैक्शन की सिंगल यूनिट के तौर पे। यहां पे क्या हुआ है? पार्शियल प्रोसेसिंग हुई, पार्शियल प्रोसेसिंग रिजल्ट शो हो रहा है। तो पार्शियल रिजल्ट शो नहीं होने चाहिए। या तो जब बैच प्रोसेसिंग होते हैं ना प्रैक्टिकली, तो सिस्टम या तो आपको शो करवाता है, आपने अक्सर देखा होगा जब कोई डेवलपमेंट वगैरह करनी होती है तो क्या कहते हैं सर 2 घंटे के लिए सिस्टम अवेलेबल नहीं है, 2 घंटे से पहले आपको ओल्ड रिजल्ट मिलेंगे और 2 घंटे के बाद अपडेटेड रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे होना चाहिए कि दरमियान में पार्शियल रिजल्ट्स भी वो अवेलेबल कर दें, नहीं कर रहे। फिर इसके बाद क्या हुआ? Client later called to the query balance shown which differ from the figure confirmed after the transaction completed. The compliance head has raised this as a serious matter and has requested a clear technical explanation from the database team. बताइए क्या हुआ? क्या डेटाबेस का कोई असूल वायलेट हुआ है? कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हुई है? आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में, यानी इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली वर्क कर। अभी वो ट्रांजैक्शन चल रही थी, दूसरी ट्रांजैक्शन में घुसी, वो क्वेरी की इंफॉर्मेशन ले ली, आइसोलेशन डन। अच्छा, करेक्ट इन्फोर्समेंट अगर इस आइसोलेशन की होती फिर क्या होता भला? फिर ट्रांजैक्शन या तो फुली कंप्लीटेड रिकॉर्ड होती या होती ही ना, पार्शियल बैलेंस शो ना हो रहा होता। क्लियर समझ आया आपको? एक प्रॉपर्टी को वायलेट किया उसने, क्या किया? अच्छा, इस तरह की केस स्टडी क्या मजीद चैप्टर में भी पूछ सकता है? कैसे पूछ सकता है? क्या करेगा वो? डिफरेंट, जिस चैप्टर के अंदर भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होंगी, गुड प्रैक्टिसेस जिसमें असूल होंगे, उसमें वो किसी ना किसी असूल की वायलेशन करवाएगा और आपसे क्या कहेगा? बताओ क्या वायलेशन, कौन सा असूल वायलेट हुआ है और बताओ इसको ठीक कैसे करना। ये उसका तरीकाकार है केस स्टडी बनाने का। केस स्टडी बनाने का तरीकाकार, क्या तरीकाकार समझे, क्योंकि तरीकाकार समझेंगे तो फिर उसको अटेम्प्ट करना भी आसानी से समझ लेंगे। क्या तरीकाकार है कि कोई भी रूल, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस वगैरह जो है
उसको वायलेट करेगा, पूछेगा क्या वायलेट। अगर आप देखें तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो डेटा नॉर्मल, उसमें भी यही तरीका वारदात था। कोई ना कोई उसने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रूल वायलेट करवाया और आपसे पूछा बताओ कौन सा वायलेट हुआ है, और फिर उसको सही करके बताओ। तो ये टाइप ऑफ केस स्टडी समझ रहे हैं क्या है? ओके 13 में कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन करनी हो? नहीं। टोटल 4 क्वेश्चन थे हमारे, एक हो गया। 25% लेक्चर्स का मतलब हमारा हो गया। आज जल्दी ना हो जाएगा ये लेक्चर। नहीं कोई बात है ना, आपने पैसे पूरे दिए हैं तो पूरा टाइम आपको मिलना चाहिए। नहीं बाद में वापस नहीं करेगा, बाद में चले। रिक्वायर्ड फॉर ईच कंसर्न अबव, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है ना हमने केस स्टडी में। फॉर ईच कंसर्न अबव आइडेंटिफाई द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट दैट वुड एड्रेस इट। कहता है कोई प्रॉब्लम हुई है, बताओ लेटेस्ट क्या कोई इसका इलाज है क्या? लेटेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको एड्रेस करे। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और बताओ वो फीचर कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। इसका मतलब है मुझे केस पढ़ के इतना आ गया है, इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और हमसे क्या पूछ रहा है? उस प्रॉब्लम का हल क्या है बताओ, और वो हल कैसे इसको ठीक करेगा। तो देखते हैं। अब आप तो एक्सपर्ट है ना, ठीक है, आप तो प्रॉब्लम भी पहचान लेते हैं और उसका सोल्यूशन भी। ऐसे जैसे डॉक्टर के सामने कोई मरीज आए तो डॉक्टर उसका मर्ज भी पहचान लेता है और उसका ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर देता है। आपने भी दोनों काम करने हैं, मसला पहचानना भी है और उस मसले का देखे, रिक्वायरमेंट पढ़ के देखे, यही समझ आता है कि यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तसल्ली से देखे। देखिए केस स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, केस स्टडी सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो मुझे रिक्वायरमेंट को पढ़ के बताएं, सबसे बड़ा असूल रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझो भैया। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताएं फिर से क्या पूछ रहा है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम क्या है और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। जेमस्टोन ज्वेलर रिसेंटली लॉन्च्ड ए फ्लैट फाइल सिस्टम फॉर कैटलॉगिंग इट्स ज्वेलरी इन्वेंट्री and customer record stored as spreadsheet on individual staff lab। एक लैपटॉप के ऊपर उसने स्प्रेडशीट बनाई हुई है और फ्लैट फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे एक ही टेबल के अंदर फिट फ्लैट सिस्टम समझे? सारे बिजनेस का रिकॉर्ड एक ही स्प्रेडशीट के ऊपर एक ही टेबल में। नॉर्मलाइजेशन की ऐसी की तैसी होगी कि नहीं? Over the past 6 months, the store manager has observed serious operational problems that a standard database management system would typically resolve। उसने बहुत से इश्यूज ऑब्जर्व किए जो कि एक स्टैंडर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको रिजॉल्व कर सकता था। याद रखिए स्प्रेडशीट का बेसिक पर्पस क्या है बड़ा? स्प्रेडशीट समझते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट देखी है? कितने स्टूडेंट्स हैं गूगल शीट देखी है? गूगल शीट प्रोडक्ट है गूगल की। माइक्रोसॉफ्ट एक और कंपनी है, इसकी भी प्रोडक्ट है, इसने भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो 95% वैसा ही है जैसा गूगल शीट, लेकिन उसको क्या नाम देते हैं? एक्सेल। शीट नहीं, क्या नाम देते हैं? एक्सेल। शीट या एक्सेल का जो बुनियादी मकसद है वो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। कैलकुलेशन यानी वो चीजें जो दुनिया का महंगे से महंगा कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, वो पुराने से पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कर देता है। स्प्रेडशीट बहुत पावरफुल है कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन स्प्रेडशीट बनी किस लिए? सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनमें बॉक्सेस, रोज और कॉलम बने होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम बने होते हैं। ठीक है, आपने रो एक सेल में लिखते हैं प्राइस, दूसरे सेल में लिखते हैं क्वांटिटी, और उसके बाद अगले सेल में टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लग जाता है। तो स्प्रेडशीट का जो बेसिक पर्पस है वो है कैलकुलेशन, लेकिन चूंकि इसमें रोज और कॉलम होते हैं तो हम डाटा भी इसमें बाजुगात मेंटेन कर लेते हैं,
क्योंकि स्ट्रक्चर डाटा मेंटेन करने के लिए भी रोज और कॉलम की जरूरत होती है। ये स्प्रेडशीट में भी रोज और कॉलम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जुगाड़ लगाओ। क्या करो कि स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन का काम तो हो ही रहा है, इससे एडिशनली वो काम भी करवा लो जिसके लिए बनी नहीं है लेकिन हो सकता है काम। वो क्या है, डाटा मेंटेन करना, डाटाबेस। तो हम ही ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना गूगल शीट, मैंने बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम डिफरेंट वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैंने गूगल शीट बनाई है, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये कंपनी, इससे ये पैकेज इस दिन मैंने बाय किया है, इतने अमाउंट का बाय किया है, सारा डाटाबेस बनाया हुआ मैंने एक शीट के ऊपर। उससे मुझे पता चल जाता है कि इस महीने में कौन कौन सा लाइसेंस मैंने रिन्यू करवाना है। अब हालांकि जो स्प्रेडशीट है वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए बनी, कैलकुलेशन के लिए, कि मैं उसमें बजट बनाऊं कि मेरी टोटल इनकम इतनी है, इसमें से ये एक्सपेंस लेस हो जाएंगे, इस महीने के एंड में मेरी सेविंग ये होगी। बेसिक पर्पस कैलकुलेशन है, लेकिन चूंकि रोज और कॉलम में की शक्ल में होता है तो हमारा डाटाबेस भी इसमें अच्छा मेंटेन हो जाता है। तो प्राइमरी पर्पस लेकिन कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो स्पेशल चीज बनी होती है आपका, तो वो तो स्पेशल ही होती है। खास तौर पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है, कह रहा है वो इस्तेमाल नहीं करे, स्प्रेडशीट से काम चला रहे हैं। तो बताइए कोई ना कोई कभी ना कभी छोटे मोटे तो काम कर देगा। क्या जब बिजनेस ग्रो करेगा तो इस तरह के जुगाड़ जो हमने लगाई होगी वो काम करेगी? कहीं ना कहीं गड़बड़ शुरू कर देगी। वही गड़बड़ हो गई है। शुरू में कोई काम सही चला भी होगा, लेकिन जब बिजनेस बढ़ रहा है प्रॉब्लम शुरू। क्या प्रॉब्लम हुई? पहली प्रॉब्लम, फॉलोइंग कंसर्न्स हैव बीन नोटेड by the store manager and the owner when two sales staff try to update the same customer file at the same time. The changes override each other and one update is always lost. मल्टी यूजर एक्सेस नहीं है, यानी कहता है जब दो यूजर एक फाइल को एक्सेस करते हैं तो एक का काम होता है और दूसरे का काम नहीं। ये आइसोलेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन। ओके, क्या टेक्निकल, शाबाश शाबाश। वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन से ये मल्टीपल यूजर हैं। तो यहां पे कौन सा इशू है? मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, कंकरेंसी का मसला है। कंकरेंसी करना चाहिए, बिल्कुल करना। तो बताइए अब इस मसले को सामने रख के कि आइडेंटिफाई रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डाटाबेस, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको एड्रेस करेगी और कैसे, कौन सी? मल्टीपल यूजर एक्सेस या कंकरेंट एक्सेस, इसको और कैसे रिजॉल्व करेगी कि मल्टीपल यूजर्स इंडिपेंडेंटली सिस्टम को एक्सेस करके उसको अपडेट कर सकते हैं। कंकरेंसी का कंसेप्ट बताया था ना, मल्टीपल यूजर एक्सेस का भी। शाबाश। तो यहाँ पे कंकरेंसी होनी चाहिए कि नहीं? ये रोज गिर जाता है, इसको ना कोई मरहम पट्टी कर दीजिएगा है शाम में। चलिए, तो भाई वन क्लियर हो गया, मसला समझ आ गया? क्या है मसला? क्या है? मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं कर पाते, अगर एक्सेस करते भी उनका काम नहीं होता। हल क्या है? मल्टीपल यूजर एक्सेस अलाउ की जाए, यानी कंकरेंट यूजर्स को अलाउ। हाँ हाँ हाँ, होता क्या है, ये जो फीचर है ना कंकरेंट यूजर, पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा, मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें मल्टीपल यूजर या कंकरेंट यूज की ऑप्शन देते हैं। वो बाय फोर्स इसको अप्लाई नहीं करते, वो ऑप्शन देते हैं क्योंकि यूजर डिसाइड करेगा किस जगह पे उसे कंकरेंट यूज अलाउ करना है, किस जगह पे कंकरेंट यूज अलाउ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कॉलेज की एलएमएस की, हमारे पास ऑप्शन जरूर है कि एक आईडी को मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम यूज करके एलएमएस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलाउ नहीं करते, डिसेबल, पक्का डिसेबल करते हैं, वरना एक बंदा फीस जमा करवाएगा और 10 लोग उसको देख रहे होंगे। ऑप्शन है लेकिन नहीं इनेबल की, लेकिन कुछ जगहों पे ये इनेबल होगी ऑप्शन। जैसे इंटरनल अगर कोई कंट्रोल है, इंटरनल, एक्सटर्नली इंटरनल हम कंकरेंट यूज को अलाउ कर देते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मेरा लॉगिन है, कभी मैंने कोई चेंजेस करवानी हो, 4 कोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल, तो 4 टी हैं,
तो अब सेम अकाउंट मैंने टीचर का टीए को दे दिया कि भैया शाम को ऐसा करना है, लो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन है ना, वो लेक्चर के साथ जब अपलोड हो जाएगा ऐड करना है। अब अगर यहाँ पे मैं कंकरेंट यूज अलाउ करता हूँ ना, तो चारों टीए असर के फौरन बाद 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा एलएमएस का सारा काम कर लेंगे। कैफ 3 वाला अलग कर लेगा, 4 वाला साइमल्टेनियसली करेंगे। अगर कंकरेंट यूज मैंने इंटरनली भी अलाउ नहीं किया हुआ, फिर क्या होगा भला? एक कैफ 3 वाला करेगा, बाकी 3 वेट करेंगे, फिर कैफ 4 वाला करेगा, बाकी 3 वेट करेंगे। तो इसीलिए कंकरेंट यूज बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, लेकिन हमने फैसला करना होता है सिक्योरिटी और स्पीड, कौन सी चीज अहम है। जब सिक्योरिटी ज्यादा अहम हो, हम कंकरेंट यूज को डिसेबल कर देते हैं। जब स्पीड ज्यादा अहम हो, कंकरेंट यूज को अलाउ कर देते हैं। यहां तक बात समझ आई है? अच्छा, अब अगर कंकरेंट यूज अलाउ तो किया है, लेकिन वो प्रोसेसिंग चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, तो बताइए ऐसी सिचुएशन के अंदर कंकरेंट यूज को अलाउ वो नहीं करता, क्या हम ये कहेंगे कि कंकरेंट फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि काम नहीं कर रही। यही प्रॉब्लम यहां पे है। ठीक है, वो जो कंसेप्ट है कि अगर कंकरेंट यूज को अलाउ किया हो, यहां पे तो वो कह रहा है कि वेस्ट हो जाता है। इनका सवाल ये है कि हमने मॉडर्न डेटाबेस फीचर में पढ़ा था कि वो वेस्ट नहीं हुआ। अगर ये कंकरेंट यूज सही काम कर रहा होगा, तो जो दोनों यूजर्स हैं वो जो काम करेंगे, तो किसी का काम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो स्टोर रहेगा। हाँ, पहले वो वेट करेगा, भैया एक ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाए तो फिर दूसरे की कर लो, नहीं भी। ठीक है, तो कंकरेंट यूज क्या है? एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर हमारे सिस्टम को एक्सेस भी कर सके और उसे सक्सेसफुली चेंज भी कर सके, सक्सेसफुली चेंज कर सके। यहां पे एक्सेस कर रहे हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर पा रहे। ये वाले डन। छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सुन लें। ये जो एआई बेस्ड कंपनीज होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, उस पर आप जब आप लाइसेंस बाय करते हैं तो उसमें समटाइम्स अमूमी तौर पे ऐसा होता है, एक अकाउंट जो है वो 2 से 3 लोग यूज कर सकते हैं, 5 तक यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कुछ में। तो कुछ अब पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, वो एक अकाउंट बाय कर लेते हैं $20 का, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कहते हैं हमसे एक्सेस लीजिए। वो फिर $5 में हर एक को एक्सेस दे देते हैं। हर यूजर खुश, क्या कि उसे $5 में $20 वाली एक्सेस मिल गई, और वो भी खुश। क्यों? $20 से $25 का वाली $5। अब ये क्यों पॉसिबल है भला? मल्टीपल यूजर, कंकरेंट यूजर अलाउ किया। अब एआई कंपनी ने किस वजह से अलाउ किया भला? क्योंकि जो गोरे होते हैं ना, गोरे, वो नॉर्मली एक लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे होते। वो एक लैपटॉप और एक डिवाइस, मोबाइल डिवाइस तो कंफर्म है ना हर एक की, और बाज़ बात वो ऑफिस का लैपटॉप और घर का लैपटॉप जो होता है ये मल्टीपल होते हैं, मतलब ऑफिस में भी अलग वर्क कर रहे होते हैं, बाज़ बात वर्क फ्रॉम होम भी करना होता है। तो एक के लिए कोई 3 तो मस्ट चाहिए होते हैं, 2 उन्होंने एक्स्ट्रा बैकअप के तौर पे दिए होंगे। लेकिन हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा इसको बेचो आगे, हैं एक अकाउंट लेके कंकरेंट यूज 5 है 5, इसीलिए तो हमने डिसेबल किया हुआ। ठीक है, तो ये काम ताकि ना हो। भाई बात समझ आ गई कंकरेंट यूज का और कैसे इसको वायलेट कर मिसयूज या मिसयूज कर सकते। आगे चलते हैं। देयर इज नो रिलायबल वे टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कैटलॉग। उस एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट है, यानी कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब समझे, क्या मतलब? कि लिस्ट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो सारे एक्सेस तो अच्छा है ना, इल्म ही है, इंफॉर्मेशन है, जहां जितना ज्यादा पहुंच सके दूसरा तक पहुंचे, इंफॉर्मेशन ही है, अच्छी बात है। भाई सर आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है नॉलेज को अपने पास, आप सिर्फ जिसके पास पैसे होते हैं उसी को पढ़ने की इजाजत देते हैं। क्या सिर्फ अमीरों को पढ़ने का हक है, गरीबों को पढ़ने का हक नहीं है? जब पढ़ाई के लिए आए तो गरीब हो गए, जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं फिर अमीर, जब मोबाइल खरीदा अब अमीर है। सर आप बड़े खुद गर्ज हैं, आपको तो चाहिए इल्म को ओपन कर दें, इल्म को ओपन कर दें, ठीक है? हाँ जी, इल्म के दरवाजे खोल। अच्छा, जब खुद बिजनेस में, अभी तो स्टूडेंट है ना इस तरह के, जब खुद जरा आते हैं ना इस साइड में, फिर पता चलता है, ठीक। अब मुझे याद आ गई, इशफाक अहमद साहब ने एक जगह पे बात लिखी कि कोई गए गालबन, उन्होंने अपना वाकया बता रहे थे किसी का, कि वो अपनी वालदा के पास गए
तो उनकी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो कहने लगे कि मैं सहाफ़ी बन गया हूँ, ये जो न्यूज़ रिपोर्टर ना सहाफ़ी बन गया हूँ। मैंने कहा सहाफ़ी क्या होता है? मैंने कहा सहाफ़ी वो होता है जो मुआशरे में जो सच होता है वो लोगों को बताता है। तो उन्होंने एक एडवाइस की, उन्होंने कहा सच बोलना होना तो दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में बोलना, अपने बारे में बोलना। तो हमें जब दूसरे का झूठ सामने आता है ना तो फौरन हमारे अंदर का जो एथिकल पर्सन होता है वो जाग जाता है। हम कहते हैं भाई सबको बताएं कि ये काम गलत हो रहा है, और अपना झूठ जो होता है वो छुपा लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कर, जब कभी सच बोलना है सिंपल रूल, पहले अपने बारे में सच बोलें। ये जिंदगी में, ये इस लेक्चर के लिए नहीं कह रहा, इसको गोली मारे, लेक्चर के साथ जो होता है होने दें। आप जिंदगी में सुन, जब किसी के बारे में, किसी दूसरे के बारे में किसी को सच बताने लगे ना, तो किसी दूसरे में गलत बात आती है नजर, तो सच बताने को दिल करता है लोगों को बताएं ये कितना गड़बड़। तो फिर कोशिश करें कि अपने बारे में भी सच बताने की हिम्मत हो। पहले अपने बारे में सच बताएं, फिर दूसरों के बारे में सच बताएं। वापिस आते हैं जी, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं है, सबके पास एक्सेस। तो गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? न्यूज है भाई। सिक्योरिटी, भाई का बैंक अकाउंट बैलेंस वो जब चाहे उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कितने पैसे मौजूद है। तो वो तो जैसे ही पैसे देखेगा फौरन उधार मांगेगा उससे। Every staff member with a laptop can open and edit any record without any authorization check। बताइए क्या मसला है? सिक्योरिटी का मसला है। अच्छा, नुकसान क्या हो सकता है? कोई भी पर्सन एक्सेस करके एडिट कर सकता है। कॉलेज का डाटाबेस है फीस का, ये भाईजान एक्सेस कर सकते, फीस दी नहीं, पेड के आगे लिख दिया 20,000, चलो भाई हर कोई एक्सेस करके एडिट कर सकता है, तो ऐसे ही होगा। हाँ, अनऑथोराइज्ड। तो कंट्रोल क्या है, होना क्या चाहिए? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी एक्सेस प्रोवाइड की जाए। रोल बेस्ड का मतलब क्या है भाई? जितना काम उतनी एक्सेस। हाँ जी, सेल्स डिपार्टमेंट वाले को परचेज डिपार्टमेंट की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसका काम ही नहीं। भाई ये सेकंड क्लियर आ गया प्रॉब्लम की समस्या। थर्ड, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट समझते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिसमें रोज और कॉलम बनी होती है। ये आपका हैंड ऑन कोर्स भी होता है, हैंड ऑन कोर्स में भी आप सीखेंगे। स्प्रेडशीट ऑफन कंटेन डुप्लीकेट कस्टमर एंट्रीज एंड इनकंसिस्टेंट वैल्यूज फॉर द सेम फील्ड अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स। कंसिस्टेंसी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब फॉर्मेट सेम होने चाहिए। ठीक है, 1 लीटर लिखा है तो 1 लीटर पूरा हो, कहीं 1 लीटर कहीं 1 L, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटेग्रिटी। भाई क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको कैसे फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे? इंटेग्रिटी का प्राइमरी की के जरिए से, फॉरेन की के जरिए, या आसान अगर लिखना चाहिए डाटा क्वालिटीज इंश्योर करके। डाटा क्वालिटी पढ़ा था ना कंसेप्ट चैप्टर 1 में, डाटा क्वालिटी इंश्योर करता है ना इस तरह के प्रॉब्लम, डाटा की इनएक्यूरेसीज को। क्लियर? कोई इशू इसमें क्या बताया उसने हमें? डिफरेंट इश्यूज बताए, और क्या पूछा? उसका हल पूछा। कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ डिस्कस करना चाहते हो? नहीं? For each of 3 changes listed above, identify the type of data independence involved and briefly explain whether and why the existing inventory application should be affected। क्या कह रहा है? चेंजेस मैंने बताई है ऊपर, टाइप ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस। डाटा स्टोरेज को डिजाइन से सेपरेट करना। अच्छा, डाटा इंडिपेंडेंस की 2 टाइप्स हैं कि 3 है? मेरे जहन में पता नहीं कोई इंटरनल एक्सटर्नल वाला भी आ रहा है कंसेप्ट, वो 3 था। वो कौन सा कंसेप्ट था? उसमें भी तो कोई डाटा इंडिपेंडेंस का जिक्र होता था, है ना? मेरे जहन में कोई आ रहा है कोई इस तरह की चीज कि एक तो 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस पढ़े हमने, वो तो क्लियर है, वो तो सिंपल है, फिजिकल और लॉजिकल।
कोई और भी कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें इंडिपेंडेंस आता है और उसमें 3 थे? क्या वो कौन से? 3 लेवल्स? वो आर्किटेक्चर था, डिजाइन ऑफ डाटा था, स्कीमा ऑफ डाटा था। यानी जब डिजाइन करना है तो हमने डाटा को 3 प्लेसेस पे रखना है। वो कौन कौन सा है? इंटरनल, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, स्कीमा, लेवल डिजाइन का। इंटरनल क्या था? स्टोरेज। एक्सटर्नल क्या था? यूजर। और लॉजिकल क्या था? अच्छा, यानी उसमें ये कंसेप्ट था कि डाटा आपका स्टोर कहाँ होगा? वो कौन सा था? इंटरनल। और का स्ट्रक्चर नहीं, 3 चीजें। इंटरनल क्या था? कहाँ स्टोर होगा इंटरनल। और लॉजिकल क्या था? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होगा? और था एक्सटर्नल कौन सा था? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। नहीं, मुझे नहीं समझ, क्योंकि एक कंसेप्ट जो है डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल है, लॉजिकल है, वो तो मेरे को पक्का पता है। लेकिन किसी और जगह मैंने और कंसेप्ट भी पढ़ा, देखिए इसी चैप्टर में पढ़ा था। वो 3 कंसेप्ट, उसमें 3 चीजें थी। कौन कौन सी थी? एक क्या था? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या था? एक्सटर्नल के आगे एक्सटर्नल या यूजर व्यू के आगे क्या था? स्कीमा था, डिजाइन था, के इंडिपेंडेंस था। स्कीमा की 3 टाइप्स थी, ऐसा था क्या? स्कीमा डिजाइन की 3 टाइप्स थी या लेवल्स थे? लेवल्स थे भाई, वही बात है ना भाई। देख ले हेडिंग क्या है? लेवल्स या स्कीमा भी इसी को बोलते हैं, स्कीमा या लेवल। ओके, एक था एक्सटर्नल लेवल, एक है इंटरनल लेवल, तीसरा क्या था? कंसेप्चुअल लेवल। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल लेवल किससे रिलेट करता है? हु सीज व्हाट, यानी यूजर व्यू। ये लेवल यानी डिजाइन हो रहा है, डिजाइन। कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? लॉजिकल के, यानी उसका क्या, उसका डिजाइन जो है वो क्या होगा? यहां पे क्या डिसाइड कर, यूजर क्या देखेगा? यहां पे क्या है? कंसेप्चुअल लेवल, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटरनल स्टोरेज का है। बताइए, ये तो हो गया इसका डिजाइन। इसके बाद इसमें और डाटा इंडिपेंडेंस वाले कंसेप्ट में फर्क क्या है कि आपने इनको अलग अलग रखना है। इसमें चेंज हो, ये है स्कीमा। और इंडिपेंडेंस क्या है कि इसका इफेक्ट इस पे ना हो, इसका इफेक्ट इस पे ना हो। ये है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस में इस कंसेप्ट में फर्क समझ आ रहा है आपको? ये दोनों कंसेप्ट आपने इकट्ठे पढ़ने समझने जब रिवीजन करनी है तो, ठीक है। पहले हम डिजाइन डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसकी इंडिपेंडेंस डिसाइड करते हैं। डन? चलिए आइए, तो यहां पे क्या इंडिपेंडेंस वाला कंसेप्ट है कि डिजाइन वाला? ओके 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 ओके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा। तो डाटा इंडिपेंडेंस तो 2 तरह की होती है, स्कीमा 3 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंस 2 तरह के। भाई ये बार बार इसलिए जोर दे रहा, हाईलाइट कर रहा हूं कि मिक्स ना कर लें। ये ना एग्जाम में स्कीमा पूछिए आप इंडिपेंडेंस लिख रहे हैं, इंडिपेंडेंस पूछिए आप स्कीमा लिख दें। क्या कह रहा है? आई फॉर ईच ऑफ द 3 चैलेंजेस लिस्टेड, चेंजेस लिस्टेड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व्ड एंड ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एंड व्हाई द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी एप्लीकेशन शुड बी इफेक्टेड। कि क्या अफेक्टेड का मतलब क्या है? क्या आपने इसको चेंज करना है कि नहीं करना? फैक्ट, और जो सॉरी ये क्या है? एंड व्हाई द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी एप्लीकेशन शुड बी इफेक्टेड। क्या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इफेक्ट होगी? अभी बताते हैं। ग्रेनाइट इंडस्ट्री है गुजरावाला बेस्ड मैन्युफैक्चर ऑफ किचन अप्लायंसेस इज मॉडर्नाइजिंग इट्स आउटडेटेड इन्वेंटरी डेटाबेस। The IT steering committee has approved a bundle of 3 database changes for the next release.
and the committee is now seeking clarity on which changes may affect the running applications and which will not. पहला, 3 approved changes are splitting the existing product master table into 2 normalized table, one for product details and one for supplier. यानी टेबल को चेंज कर रहे हैं. जब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, स्प्लिट किया, मर्जर किया, ये क्या हुआ? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. ओके, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से क्या एप्लीकेशन इफेक्ट होनी चाहिए? अगर तो डाटा इंडिपेंडेंस 3 की इम्प्लीमेंट की गई है तो फिर इससे हमारी वर्किंग या यूजेज इफेक्ट, इस चेन से वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन इफेक्ट नहीं होगी, बल्कि किसी भी चेंज से नहीं होगी. डाटा इंडिपेंडेंस में किसी भी किस्म का चेंज हो, उससे एप्लीकेशन की वर्किंग चेंज नहीं होगी. ये सारे तीनों का एक ही जवाब दे दिया, नहीं होगी. इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही है, जब दो चीजें इंडिपेंडेंट हो तो एक में चेंज आए तो दूसरे को इससे कोई फर्क ना पड़े. तो कौन सी वाली इंडिपेंडेंस? पक्का? ओके. कैसे पता चला लॉजिकल है? स्ट्रक्चर में, टेबल में जब कभी चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में जब कभी चेंज आएगा, वो हमेशा कौन सा होगा? लॉजिकल. एक टेबल से 2, 2 से 3 मर्ज करें, स्प्लिट करें, न्यू कॉलम्स ऐड करें, ये सारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. सेकंड, एडिंग ए न्यू इंडेक्स ऑन बारकोड नंबर कॉलम टू स्पीड अप स्टॉक लुकअप्स एट द वेयरहाउस ड्यूरिंग पीक शिफ्ट्स. इंडेक्सिंग हमेशा क्या होती है? फिजिकल डाटा. फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. इंडेक्सिंग क्या होती है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? आपने उसे जहां पे स्टोर किया तो उसके मेटा डाटा में चेंज कर दिया. थोड़ा सा साइज चाहे बढ़ जाता है, उससे स्टोरेज साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? रिजल्ट्स, क्विकली प्रोसेसिंग, फास्ट प्रोसेसिंग. तो ये कौन सा है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. अच्छा, अगर हम कुछ फाइल्स को कंप्रेस करते हैं, आपको पता है कंप्यूटर में कंप्रेस करते हैं, ये लॉजिकल चेंज है कि फिजिकल? फिजिकल. शाबाश, स्टोरेज को अफेक्ट करता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. थर्ड, मूविंग, सेकंड क्लियर हो गया? मूविंग द डेटाबेस फाइल फ्रॉम एन ओल्ड हार्ड डिस्क टू ए हाई परफॉर्मेंस सॉलिड स्टेट स्टोरेज एरे फॉर बेटर थ्रूपुट. फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. डन. चले, आपने इंडिपेंडेंस की टाइप तो बता दी, अब ये बताएं कि इनसे किससे इफेक्ट होगा एप्लीकेशन की वर्किंग को? किसी से भी नहीं होना चाहिए. करेक्ट. कोई इशू इसमें? आगे नेक्स्ट चल लें. अच्छा, ये मार्क्स है ना, मार्क्स ये हमने जजमेंटल डाले हुए हैं, आई कैप के नहीं है. तो बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन में, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, समटाइम ऐसा होगा आपको लगेगा कम या ज़्यादा है, तो कोशिश किया ऑन एवरेज हो, ठीक, लेकिन समटाइम कम या ज़्यादा हो सकते हैं. तो आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना ज़्यादा, ये सिर्फ इंडिकेशन के तौर पे है कि किस हद तक आपने आंसर को ड्राफ्ट करना है. समटाइम इसमें हो सकता है कि मार्क्स जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा या कम हो, तो फोकस कंसेप्ट के ऊपर करें, क्योंकि पास पेपर नहीं है ना, एक ही अटैम्प्ट हुई अभी, ऐसे है ना, तो पास पेपर इसके कम है. तो ज़ाहिर जब खुद से बनाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा जजमेंट एस्पेक्ट भी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जी. इसमें क्या करें? आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर. लेवल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, लेवल ऑफ आर्किटेक्चर. इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस पूछ रहा है कि लेवल ऑफ डाटा आर्किटेक्चर पूछ रहा है. लेवल, लेवल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल. इनका कोई और नाम भी है? फिजिकल लेवल या लॉजिकल लेवल? नहीं ना, देख लें कोई इसमें फिजिकल या लॉजिकल है तो नहीं नाम भी. अच्छा, वो डाटा इंडिपेंडेंस में है. हाँ, अल्टरनेट नेम है इसका. फिजिकल किसका अल्टरनेट नेम है? इंटरनल का. ये स्टोरेज क्यों है भला? और लॉजिकल किसका है? क्यों भला?
डिजाइन से ताल्लुक है इसका। और यूजर व्यू, ये तो नहीं, एक्सटर्नल व्यू है, ये तो नई चीज, ये तो ये है कि यूजर कैसे व्यू कर रहा है, यूजर साइड पे। ओके, तो यहाँ पे हमने, मुझे बताइए क्या डाटा इंडिपेंडेंस की टाइप्स बतानी है यानी 2, या कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बताना है यानी 3? हाँ, लेवल बताना है। तो लेवल में क्या होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल। इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल का ताल्लुक यूजर से है। इंटरनल और इंटरनल का ताल्लुक स्टोरेज से है। मैं याद कर लूँ, भूल जाता मुझे। इंटरनल का ताल्लुक है फिजिकल स्टोरेज से, कंसेप्चुअल का ताल्लुक है लॉजिकल स्ट्रक्चर से, और एक्सटर्नल का ताल्लुक है यूजर भी। हो गया पक्का, होगा पक्का। बहाने से कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा। कह रहा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर एट विच द आर्किटेक्ट इज करंटली वर्किंग एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेवल। अच्छा, पहले कह रहा है लेवल पहचानो, फिर कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, हर लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लोगों मैं भूल गया, वो भूल गया, मुझे वो याद करवाया जरा। ये जो लेवल था हमारा इंटरनल यानी फिजिकल लेवल, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? डाटा एक्चुअली स्टोरेज है और इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसके डाटा कंप्रेशन भी कर सकते हैं, फिजिकल डाटा एक्शन। ओके, और जो है कंसेप्चुअल, इसमें क्या होता है? एंटिटी होती है, रिलेशंस होते हैं, इंटेग्रिटी होती है। एंटिटी, रिलेशन, रूल्स। एंटिटी, बोले जरा लॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? एंटिटी का मतलब क्या है? इस टेबल के अंदर किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। एंटिटी से मुराद होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड। डेटाबेस लैंग्वेज में एंटिटी किसे बोलते हैं? थोड़ा टेक्निकल बात हो जाएगी, फ्यूचर की बात है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा बताता हूं, वरना छोड़ते हैं, गोली मार दे। एंटिटी का मतलब है कोई भी चीज दुनिया की जिसके बारे में डाटा मेंटेन किया जाता है। जैसे एसी, एसी के बारे में क्या कहीं पे डाटा मेंटेन होगा? हाँ, एसी, कौन सा एसी, कितना, 1 टन का, 1.5 टन का, किस कलर का, कन्वर्टर वाला कन्वर्ट, ये हर वो चीज जिसको डिस्क्राइब, जिसका डाटा मेंटेन कर सकते हैं आप, वो एंटिटी। हर चीज, मैं भी एक एंटिटी हूँ। टीचर एंटिटी है, लैपटॉप एंटिटी है, कार्स, कार के बारे में डाटा मेंटेन कर सकते हैं ना। अगर हम शोरूम में काम कर रहे हैं, कितने, कौन से मॉडल की कार, क्या कलर है, वगैरह वगैरह, प्राइस क्या है, हर वो चीज एंटिटी। रिलेशन, अच्छा, अब क्या कोई भी बिजनेस सिर्फ एक एंटिटी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा कि मल्टीपल एंटिटीज का? अच्छा, तो एक कॉलेज जो डेटाबेस मेंटेन कर रहा होगा, तो कौन कौन सी एंटिटी का मतलब चीज, कौन कौन सी चीज का रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है? किसका? स्टूडेंट का, और किसका? टीचर का, और किसका? कोर्सेस, स्टाफ। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके ओके। क्या डिफरेंट एंड, अभी एंटिटी की बात समझ आ गई? हर वो चीज जिसका आपने टेबल मेंटेन करना है, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या एंटिटी का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप होता है? यस, होता है। क्या टीचर का कोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? एक टीचर कौन कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है? 8 कोर्सेज हैं। अगर मैं 3 कोर्स पढ़ा रहा हूं तो मेरे नाम के साथ है, मेरा जो टीचर का डाटा है, इसको किसके साथ रिलेट किया जाएगा? कोर्सेज के साथ। क्यों? बिकॉज टीचर टीचेस कोर्सेज, टीचर टीचेस। तो कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, बताया, रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि
टीचर वाला डेटाबेस और कोर्सेज वाले डेटाबेस को आपस में रिलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये है रिलेशनशिप कि कौन से वाला डाटा, कौन से वाला टेबल, कौन सी वाली एंटिटी का किस दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो जरा आप बताइए, अगर बात समझ आ रही है तो स्टूडेंट डाटाबेस का रिलेशनशिप किसके साथ डायरेक्टली होना चाहिए? क्यों भला? स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एंटिटीज, चीजें जिनका हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कौन सी वाली एंटिटी किससे रिलेट करेगी, ठीक है। क्या कस्टमर का हमारे पास, अब आपने मुझे बताना है, आखिरी सवाल, 3 डेटाबेस है, इसमें से किन 2 का रिलेशनशिप आपस में होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, हम एक चीज बाय करते हैं और वो चीज एज इट इज सेल कर देते हैं। हमारे पास 3 टेबल हैं, 3 एंटिटीज हैं। नंबर 1 सप्लायर्स, नंबर 2 कस्टमर्स, नंबर 3 प्रोडक्ट। बताइए, सप्लायर का प्रोडक्ट के साथ ये तीनों एंटिटीज है ना, तीनों का डाटा मेंटेन, सप्लायर का प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, पक्का? ओके। क्या कस्टमर का प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए? शाबाश, पक्का। क्या सप्लायर का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, शाबाश। तो एंटिटी समझ आगे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी समझ आगे क्या है। लेकिन याद रखिए, एंटिटीज बना दी, रिलेशनशिप बना दिए, कुछ रूल्स भी बनाने हैं कि कब ये रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए या किस सिचुएशन में, या यूं कह लीजिए कि टेबल में क्या कंस्ट्रेंट्स या वैलिडेशन रूल्स हो, ताकि जो भी हम एंट्रीज कर रहे हों वो ठीक। जैसे हमने रूल बनाया क्या भैया, ये जो कस्टमर वाला है ना टेबल, इसमें जब तक इसमें एक रूल होना चाहिए क्या कि कस्टमर ऑर्डर जिस अमाउंट का दे, कस्टमर की क्रेडिट लिमिट से ज्यादा ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये रूल होना चाहिए कि नहीं? तो डेटाबेस मेंटेन करते हुए एंटिटीज को क्रिएट करना है, उनके दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट करना है, और फिर कुछ रूल्स को क्रिएट करना है जो वो डेटाबेस फॉलो करेंगे। जैसे सप्लायर है तो सप्लायर के डेटाबेस के अंदर, सप्लायर एंटिटी है ना, इसका डेटाबेस मेंटेन करना है, इसका टेबल मेंटेन करना है, इसके अंदर जो एड्रेस वाला सेल है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है उसे फिल करना, पता चले फेक तो नहीं है। ये क्या है, क्या ये जो एड्रेस, ये हमने कहा कि एड्रेस, सप्लायर में एड्रेस वाला सेल लाजमी फिल होना चाहिए, क्या ये एंटिटी है? क्या ये रिलेशनशिप क्रिएट किया? क्या रूल। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, डिफरेंट एंटिटीज, उन एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप और कुछ रूल्स। ये 3 चीजें हमने क्रिएट करनी होती है, फिर सही वाला डेटाबेस क्रिएट होता है। और ये रिलेशनशिप होना लाजमी है। अगर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे ना, तो आपने अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर को सेल की है तो प्रोडक्ट वाले टेबल में जाके अलग एंट्री करनी पड़ेगी और कस्टमर वाले में जाके अलग एंट्री करनी पड़ेगी, डुप्लीकेट। क्यों? रिलेशनशिप ने बनाया। लेकिन अगर रिलेशनशिप बनाया हुआ है, एक ही एंट्री दोनों जगह डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 3 डेटाबेस मैनेजमेंट के 3 एडवांस कंसेप्ट जो अगले चैप्टर में पढ़ने अभी बता दिए, लिख ले। क्या समझ आ गया? एंटिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, एंटिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, एंटिटी, पक्का समझ आ गए? नहीं भी समझ आए परेशान नहीं होना, आगे चल के पढ़ना तो है, दोबारा पढ़ लेंगे, ऐसा क्या है। इस दफा तो आई कि आपने बड़ी मेहरबानी की, सिलेबस कम कर दिया तो हमारे पास टाइम खुला डुला है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई कंसेप्ट, कोई चैप्टर भी समझ में नहीं आया वो भी दोबारा रिवाइज हो सकता है, लेकिन सारा कोर्स नहीं हो सकता, इतना खुला टाइम भी नहीं है, इतना खुला टाइम भी नहीं है।
आइडेंटिफाई लेवल की बात कर, आल्सो व्हाई इट इज एप्रोप्रिएट टू सेपरेट हिज वर्क फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज लेवल। बताना है कौन सा आर्किटेक्ट किस लेवल पे करंटली काम कर रहा है, और बताओ जिस लेवल पे भी काम कर रहा है उसे क्यों फिजिकल स्टोरेज से अलग करना चाहिए। अच्छा, मुझे इंडिकेशन दे गया है कि ये लेवल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये फिजिकल, हाँ, इंडिपेंडेंस के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी जरा देखते हैं आर्किटेक्चर का लेवल कौन सा है। हमारे पास कितने लेवल हैं, फिर से बताए, कौन? इंटरनल था, एक्सटर्नल था, कंसेप्चुअल था। इंटरनल स्टोरेज फिजिकल स्टोरेज, कंसेप्चुअल लॉजिकल या डिजाइन उसका स्ट्रक्चर, यूजर एक्सटर्नल। मतलब कह रहा है Zephyr publisher is designing a new online bookstore system and has hired a senior database architect to lead the design work. The architect is currently preparing a schema that defines the entities involved, यानी एंटिटी कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी, जैसे कस्टमर, ऑर्डर, बुक टाइटल, हर एक अलग अलग एंटिटी है क्योंकि हर एक का डाटा अलग अलग है। द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि इन एंटिटीज के दरमियान में, इन तीन चीजों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। कस्टमर कैन प्लेस, कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान में रिलेशनशिप है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो कस्टमर का नाम आएगा, आगे ऑर्डर नंबर आएगा। एक ही इनवॉइस के अंदर कस्टमर का नाम भी आ रहा होगा, इकट्ठे आ रहे, क्यों भला? रिलेशनशिप है दोनों का इकट्ठे आना जरूरी है। कस्टमर के बगैर ऑर्डर होना चाहिए नहीं। एंड ईच ऑर्डर कैन कंटेन मैनी बुक, ये रिलेशनशिप है। तो ये एंटिटीज आ गई, रिलेशनशिप आ गए, और फिर क्या है? रूल वैलिडेशन सच एज प्राइमरी की, फॉरेन की एंड अलाउड कैटेगरीज। पता नहीं कौन सी अलाउड कैटेगरीज आगे बनाई होंगी उसने, प्राइमरी की एंड फॉरेन। लेकिन रूल से मुराद ये भी जो मैंने आपको बताया, कंस्ट्रेंट, वैलिडेशंस। वैलिडेशंस क्या होने चाहिए? ये भी प्राइमरी की, फॉरेन की, ये भी रूल की एक किस्म है, लेकिन रूल्स और भी किस्म के हैं। कंस्ट्रेंट्स, वैलिडेट के वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन सी वाली फील्ड फिल करना रिक्वायर्ड है, कौन सी नहीं, और ये भी रूल्स है। At this stage, architect has deliberately not specified how the data will be physically stored on disk, nor how different user will view the data on their screen. उसने क्या डिसाइड किया, तो क्या किया? To project sponsor who is not familiar with database concept has asked whether the work being done is complete or whether additional layers will be built later. बताइए क्या सारा काम हो गया है? वो तो उसने बताया नहीं हुआ। कौन सा काम नहीं हुआ? फिजिकल स्कीमा का काम। कैसे पता चला फिजिकल स्कीमा का काम नहीं हुआ? उसने कहा है डेली नॉट स्पेसिफाइड हाउ डाटा विल बी फिजिकली स्टोर्ड ऑन डिस्क। ये फिजिकल स्कीमा है ना, इसका मतलब है फिजिकल स्कीमा अभी नहीं हुआ, ऐसा ही है। ओके, और क्या कह रहे हैं? नॉर हाउ डिफरेंट यूजर विल व्यू द डाटा। एक्सटर्नल स्कीमा पे भी काम अभी नहीं हुआ, यूजर व्यू पे भी काम, एक्सटर्नल पे भी नहीं हुआ, और इंटरनल पे भी नहीं। तो इसका मतलब है किस पे हुआ? एक तो बैलेंसिंग फिगर आ गई कंसेप्चुअल, लेकिन एग्जैक्टली बताएं किस लफ्ज से पता चला कि कंसेप्चुअली है। स्कीमा में क्या करते हैं हम? जो इसमें जो लॉजिकल स्कीमा है, इसमें क्या डिसाइड करते हैं? स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? क्या एंटिटीज होगी, क्या रिलेशनशिप होंगे, क्या रूल्स होंगे, ये किस में डिसाइड होता है? कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में। तो इसका मतलब है आर्किटेक्ट किस लेवल पे काम कर रहा है? किससे पता चला? हाँ, एंटिटी से, रिलेशनशिप से, रूल से पता चला। और किससे पता चला कि ये फिजिकल नहीं है? यानी यहां पे बता रहा है कि कौन सा स्कीमा है। इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है? कौन सा स्कीमा नहीं है। क्लियर? तो यही कह रहा है करंटली वर्किंग है टू कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। आल्सो स्टेट व्हाई इट इज एप्रोप्रिएट टू सेपरेट दिस वर्क फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल से क्यों इसको सेपरेट करना चाहिए? ताकि कौन सी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो? डाटा इंडिपेंडेंस इंश्योर हो। सेपरेट इसलिए करते हैं ना, फिजिकल को लॉजिकल से सेपरेट किस लिए करते हैं? ताकि डाटा इंडिपेंडेंट, एक जगह पे चेंज करे तो दूसरा इफेक्ट
ना हो। क्लियर? ये थे हमारे क्वेश्चन। कुछ कुछ समझ आए आपको? चले, कल अब है संडे, छुट्टी का दिन, इसलिए असाइनमेंट थोड़ी सी ज्यादा दे दी है। 6, नॉर्मली 4 क्वेश्चन होते हैं, हमने 6 दे दिए। 4 है, 6 दे दिए, 2 बस, 2 चैप्टर्स हो गए। हाँ शाबाश, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि सर फिक्र ना करें, हम 6 तैयार करेंगे और मिड टर्म भी तो तैयार हो जाएगा और 2 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई नहीं, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। टर्म टेस्ट का सिलेबस